Hello everyone, I am Himanshi Chauhan. Today I will teach you हिंदी ग्रामर. ठीक है, मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्णमाला. अब सबसे पहली बात, वर्णमाला जो है वो कहते किसे हैं. वर्णमाला मतलब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. व्यवस्थित समूह मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर. सिस्टमेटिक ऑर्डर जिस तरह से हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसी तरह से हमारे हिंदी ग्रामर में वर्ण होते हैं. वर्ण ए के बाद आ, कै के बाद खे, गे के बाद ख. ठीक है, हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26. और हमारे हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है. ओके, अब आगे देखते हैं. अब वर्ण जो हमारी वर्णमाला है उसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है हमारा स्वर, सेकंड होता है हमारा स्वर, सेकंड होता है हमारा व्यंजन. स्वर मतलब हमारे जो वॉवेल्स होते हैं. हमने अब तक पढ़ा था इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं हमारे 5, लेकिन जो हिंदी ग्रामर है उसमें हमारे वॉवेल्स जो होते हैं या स्वर जो होते हैं उनकी संख्या होती है 11. जैसे कि हमारा हो गया ए, आ, ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, आ, ए, औ और औ. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद मतलब होता है हमारे काइंड्स. तो सबसे पहले होता है हमारा ह्रस्व स्वर. ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, या लघु स्वर भी हम इन्हें कहते हैं. ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा या एक से कम समय मतलब एक मात्रा का समय लगता है या बहुत कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हो गए ए, ई, छोटा ऊ और री. सेकंड आते हैं हमारे दीर्घ स्वर. दीर्घ मतलब होता है हमारा बड़ा. दीर्घ मतलब बड़ा. ठीक है, अब दीर्घ स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा या एक से अधिक मात्रा का समय लगता है. जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं. इसमें हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं. उसके बाद आगे देखें, इसमें हमारा जो थर्ड काइंड होता है या तीसरा भेद होता है वो होता है हमारा लुप्त स्वर. ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे. दीर्घ स्वर में हमारे दो मात्रा का समय लग रहा था. दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय जिन्हें बोलने में, उच्चारण का मतलब होता है बोलने में, उन्हें कहते हैं हम लुप्त स्वर या प्लुत स्वर. वर्तमान में इनका प्रचलन नहीं है, मतलब इनका यूज़ नहीं होता है. जैसे कि हो गया हमारा ओम. आगे देखते हैं. अभी तक हमने वॉवेल्स पढ़े थे या स्वर पढ़े थे. स्वरों के 3 भेद थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन. व्यंजन मतलब हमारे कॉन्सोनेंट जो होते हैं. ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं. स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं. अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं. जैसे कि हमारा ख प्लस ए. ख के नीचे इसमें हलंत लगा हुआ है. इसका मतलब है ख जो है हमारा अभी वो आधा है. अगर हम उसमें ए को जोड़ देंगे तब वो हमारा पूरा ख बन जाएगा. मतलब ख में हमने एक स्वर को जोड़ा तब वो पूर्ण बना. तो ऐसे वर्ण जो हमारे व्यंजनों स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं. आगे देखते हैं व्यंजनों के भेद. व्यंजनों के भेद मतलब काइंड्स. उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से या बोलने में जो व्यंजन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, सेकंड होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद थर्ड होता है हमारा ऊष्म व्यंजन, फोर्थ होता है हमारा संयुक्त व्यंजन. अब इसमें आगे देखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण. उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर. ऐसे व्यंजन जो कंठ मतलब
गले से बोले जाते हैं। इसमें पहले हमारा पूरा कै वर्ग आता है, जैसे कै, खे, कै, खे और न, और इस पे बाद में हम है को भी शामिल कर लेते हैं। कंठ के बाद तालव्य। जो तालव्य आम भाषा में इसे तालु कहते हैं, जो तालु से बोले जाते हैं, इसमें हमारा च वर्ग आता है। इसमें क्या आता है? हमारा च वर्ग आता है। इसमें च, छ, ज, झ और अन यहाँ तक होते हैं, और बाद में इसमें हम श को शामिल करते हैं। थर्ड आता है हमारा मूर्धन्य, जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं। इसमें हमारा ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ और न। इसमें हम श को शामिल करते हैं। फोर्थ है हमारा दंत्य। दंत्य मतलब जो दांत से बोले जाते हैं। इसमें हमारा त वर्ग आता है, त, थ, त, ध, न, और बाद में स को शामिल करते हैं। फिफ्थ है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ से जो बोले जाते हैं, जैसे कि प, फ, ब, भ और म। उसके बाद आता है हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब जो दांत और होठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें हम जितने हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, इनको शामिल करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्यंजन और उनके भेद। अभी हमने उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का वर्गीकरण किया था। इसके जो भेद हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास